हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट किया था और आज इस चैप्टर को इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। लास्ट में बात हो रही थी हमारी माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और मैंने आपको बताया था कि ऐसा गंदा पानी जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा मौजूद हो उसे सीवेज बोलते हैं। हर शहर से डेली हजारों लीटर गंदा पानी निकलता है, जो ऑफ कोर्स अल्टीमेटली रिवर में अंदर वाटर बॉडीज में पहुंच जाना है। अगर ऐसे डायरेक्ट शहर का गंदा पानी वाटर बॉडीज में पहुंचा दिया गया तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी। इसलिए हर शहर के बाहर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जिसके अंदर इस पानी को साफ करके काफ़ी हद तक फिर रिवर्स के अंदर छोड़ा जाता है। तो इस सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर जो ये तरीके हैं पानी को साफ करने का, उसमें दो चीज़ें हैं। पहले किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिर किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजिकल ट्रीटमेंट के दौरान पहले अलग अलग साइज की जालियों से गंदे पानी को गुजारा जाता है, ताकि जितना भी फ्लोटिंग डैब्रीज है वो सबका सब रुक जाए। ये कहलाता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिर इसको सारे पानी को एक टैंक में उतारा जाता है, वो कहलाता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक या सेप्टिक टैंक भी आप बोल सकते हैं। उसके अंदर जितनी भी कीचड़ होती है, ग्रेट सॉइल और पेबल्स, वो सब नीचे धीरे धीरे सेडिमेंटेशन के साथ बैठ जाता है। तो ये जो नीचे कीचड़ बैठ जाती है कहलाती है प्राइमरी सलेज। फिर सारा गंदा पानी एफ्लुएंट उतारा जाता है सेकंड टैंक के अंदर। इसे बोला जाता है एरेशन टैंक। इसमें ब्लोवर लगा रहता है, एजिटेटर रहता है, जो कि लगातार इस पानी को घुमाता रहता है। इस पानी के अंदर मौजूद एरोबिक हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ में फंगल फिलामेंट की। जितने ज़्यादा बैक्टीरिया फंजाई ग्रो करेंगे, वो पानी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड को उतनी ही जल्दी खा के ख़त्म कर देंगे। इतना सारा बैक्टीरिया फंजाई हो जाता है कि जो सेकंड टैंक है उसको वो बाकायदा मोटी सी परत बन जाती है बैक्टीरिया फंजाई की। इसे बोला था फ्लॉक। पूछा था फ्लॉक क्या है, तो आप बोलेंगे फ्लॉक इज ए मैश, यानी एक जाल है एरोबिक हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट का। सेकंड टैंक में नीचे का आउटलेट होता है, उससे पानी निकाल निकाल के चेक करते रहते हैं पानी कितना साफ हो गया। ये कहलाता है बीओडी, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि 1 लीटर गंदे पानी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, वो उस पानी का बीओडी कहलाएगा। तो जितना ज़्यादा बीओडी आती है यानी अभी पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, जितनी बीओडी कम होती चली जाती है यानी अब पानी साफ होता चला जा रहा है। तो बीओडी से पता चल जाता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, और अगर दो दो वाले ऑप्शन तो कितना ऑर्गेनिक मैटर और कितना माइक्रोब्स मौजूद है। जब बीओडी 10 से 15% रह जाती है तो इस सारे पानी को तीसरे टैंक में, सेटलिंग टैंक में उतार दिया जाता है। जो भी ऊपर फ्लॉक बना था वो सारा का सारा नीचे आके गिरेगा। अब उसे बोला जाएगा एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज कंटेन्स एरोबिक हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। पहले टैंक के अंदर मौजूद था प्राइमरी सलेज कीचड़, तीसरे टैंक में है मौजूद एक्टिवेटेड स्लज यानी एरोबिक हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। फिर उसका पानी सारा का सारा चौथे टैंक में पहुंचाया जाता है। चौथे टैंक में पहले से ही एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो इस एरोबिक बैक्टीरिया के साथ लड़ के खत्म हो जाते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है चौथे टैंक को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। चौथे टैंक में एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से बायोगैस भी बनती है। बायोगैस का मेन कंपोनेंट मीथेन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड H2S भी होता है। जब पानी का बीओडी चौथे टैंक में रह जाता है लेस देन 10 ppm, यानी लेस देन 10 पार्टिकल्स हैं गंदगी के 1 मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में पार्ट्स पर मिलियन, तो फिर उसे रिवर बॉडीज के अंदर छोड़ दिया जाता है। जितना भी स्पेंड मैन्योर है, इनकी बॉडीज हैं बैक्टीरिया फंजाई की, उसको फिर एज अ मैन्योर, स्पेंड स्लज है उसको एज अ मैन्योर इस्तेमाल कर लिया जाता है। देखते हैं एक बार एनसीईआरटी में क्या बताया गया। We know that large quantities of wastewater are generated in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater is also called sludge, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा मौजूद। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द माइक्रोब्स। इसमें अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर भी हैं और ऑफ कोर्स माइक्रोब्स भी मौजूद है। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, ज़्यादातर उसमें से नुकसान देने वाले हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली? ये कहाँ पहुंचाया जाता होगा? शहर से इतना ज़्यादा गंदा पानी जो प्रोड्यूस होता है, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। ऑफ कोर्स गंदा काफ़ी ज़्यादा होता है। Before disposal, hence sewage is treated in sewage treatment plant to make it less polluting. Treatment of wastewater is done in heterotrophic microbe naturally present in the sewage. Heterotrophic microbe मतलब aerobic heterotrophic bacteria के जरिए कराया जाता है। This treatment is carried out in 2 stages. तो पहले होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिर होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी फिजिकल प्रोसेस। दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल लार्ज और स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन और फिर सेडिमेंटेशन। तो बहता हुआ कूड़ा रोका जाएगा फिल्ट्रेशन से, और सारी कीचड़ को नीचे बिठा दिया जाएगा सेडिमेंटेशन से। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली द फ्लोटिंग डैब्रिस
is removed by sequential filtration and then the soil grit यानी कि soil and small pebbles छोटे छोटे जो कंकर होते हैं are removed by the sedimentation. All solids that are settled from the primary silage, तो जो भी कीचड़ नीचे बैठ जाती है वो कहलाती है primary silage, and the supernatant forms the effluent, और जो ऊपर गंदा पानी है वो कहलाएगा effluent. The effluent from the primary settling tank is taken for the secondary treatment, और फिर उस effluent को primary settling tank से secondary treatment के लिए यानी कि settling tank में उतार दिया जाता है जो कि aeration tank होगा. The primary effluent is passed into large aeration tank, तो दूसरे टैंक का नाम है aeration tank, where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. This allows vigorous growth of the useful aerobic microbes into flock, और वहाँ पर एक मोटी सी परत बन जाएगी बैक्टीरिया फंजाई की, यानी कि masses of bacteria associated with fungal filament to form a mesh like structure, ये कहलाता है flock. While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. वो धीरे धीरे खा खा के सारा organic matter खत्म कर देंगे. This significantly reduces the BOD, और उससे पानी की BOD यानी biochemical oxygen demand काफ़ी कम हो जाएगी. जितनी कम BOD होगी उतना साफ पानी. BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. तो 1 लीटर गंदे पानी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा वो उस पानी की BOD कहलाएगी. The sewage of water is treated till the BOD is reduced. The BOD test measure the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of organic matter. ये सवाल नीट में कई बार आ चुका है. दो वाले ऑप्शन होते थे, ऑर्गेनिक मैटर एंड द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर. द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल. तो जितना गंदा पानी होगा उसकी BOD उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है. Once the BOD of the sewage or wastewater is reduced significantly, जब BOD काफ़ी कम हो जाती है 10 से 15% ही रह जाती है, the effluent is then passed into a settling tank. फिर तीसरे टैंक पहुंचाया था settling tank में, where the bacteria flock allowed to sediment, और जितना भी flock था वो सब नीचे जाके बैठ जाएगा. This sediment is called activated sludge. तो activated sludge क्या है? Sedimented flock है. जो नीचे जाके flock बैठ गया वो अब कहलाएगा activated sludge. Primary sludge क्या था? Great कीचड़. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum. थोड़ा सा activated sludge वापस दूसरे टैंक में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि जितनी जल्दी फ्लॉक बनेगा उतनी ही जल्दी साफ हो जाएगा पानी. जिस तरह दही जमाने के लिए पहले थोड़ा दही का पानी डाला जाता है दूध में, इनोक्यूलम, ऐसे ही सेकंड टैंक के अंदर थर्ड टैंक से थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज वापस डाल दिया जाता है एज अ इनोक्यूलम, ताकि जल्दी से फ्लॉक बन जाए. द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप बैक इनटू द लार्ज टैंक कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. और फिर सारा का सारा पानी इधर चौथे टैंक में एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पहुंचा दिया जाता है. हेयर अदर काइंड्स ऑफ द बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, एनारोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर रहते हैं. वही जैसे कि आपने किंगडम मोनेरा में सुना था, आर्कीबैक्टीरिया मिथेनोजेंस, जो मीथेन बायोगैस बनाते हैं. डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज, और ये क्या करते हैं फिर बैक्टीरिया फंजाई जो कि एक्टिवेटेड स्लज में मौजूद है उनको मार देते हैं, और वो इनको मार देते हैं, सब खत्म हो जाते हैं. During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. तो चौथे टैंक में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी इन एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से. दीज गैसेस फॉर्म द बायोगैस. मीथेन मेन कंपोनेंट है बायोगैस का, तो चौथे टैंक से मिलती है बायोगैस, जिसे गांव देहात में फिर इस्तेमाल भी कर लिया जाता है. एंड कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज इन्फ्लामेबल. द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, और फिर यहाँ से नेचुरल वाटर बॉडीज में पानी को छोड़ दिया जाता है, लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स. View of such a plant is shown in figure 8.7. You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. This methodology has been practiced for more than a century now in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of the sewage. इतनी तरक्की होने के बावजूद भी अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बन पाई है जो कि जो माइक्रोब वाला काम है, फ्लॉक बना के ऑर्गेनिक मैटर खत्म करना, इस तरीके से कोई मशीन ऑर्गेनिक मैटर खत्म कर दे, अभी तक नहीं बन पाई.
You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantities than ever before. However, the number of sewage treatment plant has not increased enough to treat such large quantities, so the untreated sewage is often discharged directly into the river, leading to their pollution and increase in waterborne disease. अब क्योंकि जिस हिसाब से शहर बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली गंदा पानी शहर का रिवर में पहुंच जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और वाटरबॉर्न डिजीज़ भी फिर बढ़ रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers of our country from pollution. Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the rivers. A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and educating experience. Microbes in production of biogas. इस टॉपिक के अंदर इन्होंने बताया कि अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स अलग अलग टाइप की गैस बनाते हैं। जो आपके सिलेबस में वो दो बातें, जैसे कि आप इडली, डोसा, ब्रेड बनाते समय आपने सुना था कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोजन टाइप अगर बैक्टीरिया होगा जो कि बायोगैस, गोबर गैस बनाते हैं, तो फिर वो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इस तरह की बात है यहाँ पर। मिथेनोजेंस कहाँ कहाँ पर आपने सुने हैं? मिथेनोजेंस आपने सुने 11th क्लास में, जो गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं मिथेनोजेंस, और इसके अलावा आपने सुना कि बायोगैस प्लांट के अंदर भी मौजूद होते हैं, 10th में आपने पढ़ा होगा, और इधर भी इस साल भी आप सुनेंगे। और इसके अलावा ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें जो लास्ट टैंक है एनरोबिक स्लज डाइस्टर, वहाँ पर भी मिथेनोजेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम मौजूद होते हैं। इस टाइप की कुछ बातें होंगी। Microbes in production of biogas. Biogas is a mixture of gases containing predominantly methane. मेन इसके अंदर मीथेन ही है। Produced by the microbial activity and which may be used as fuel. You have learned that microbes produce different type of gases and products during growth and metabolism. The type of the gas produced depends upon the microbes and the organic substrate they utilize. यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि microbes produce different types of the gases and products ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, और फिर उसका आगे एक दूसरी लाइन ये, द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज. In the example cited in relation to fermentation of the dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced is the carbon dioxide. तो एक तो इन्होंने शुरू वाली एग्जाम्पल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया. However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of the methane along with carbon dioxide and hydrogen. These bacteria are collectively called methanogens. एक एग्जाम्पल है उसकी मिथेनोबैक्टीरियम. These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge. During the sewage treatment, these bacteria are also present in the rumen, a part of the stomach of the cattle. इधर तो उन्होंने एग्जैक्टली एकदम सही नाम लिख दिया. जब हम कंपाउंड स्टमक पढ़ते हैं, जो सिलेबस में तो डाइजेशन ही नहीं है वो आपके, कि आप ह्यूमन स्टमक भी पढ़ें, तो इन्होंने हल्का सा जिक्र किया वहाँ पर कंपाउंड स्टमक, ये जो गाली करने वाले जानवर होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमोइजम, 4 पार्ट होते हैं उनके स्टमक के. तो उनका वो जो रूमेन वाला पार्ट है उसमें ये मौजूद होते हैं बैक्टीरिया जिनका नाम है मिथेनोजेंस. वहाँ 11th एनसीईआरटी में रूमेन नाम ना देकर उन्होंने जनरल बात में लिख दिया कि गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स. बहुत अच्छा आंसर है कि एग्जैक्ट दे रखा होगा, रूमेन वाले पार्ट में स्टमक के मौजूद होते हैं. A lot of the cellulosic material present in the food of the cattle is also present in the rumen. In rumen, these bacteria help in the breakdown of the cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. बता रहे हैं कि रूमेन के अंदर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल को यानी सेलुलोज को तोड़ते हैं और उसके न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं. डू यू थिंक वी ह्यूमन बीइंग आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? नहीं, हमारे अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं, तो हम इस तरीके के सेलुलोज वाले मटेरियल को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. Thus, the excreta dung of the cattle, commonly called the gobar, is rich in these bacteria. Dung can be used for generation of the biogas, commonly called the gobar gas. The biogas plant consists, अब इन्होंने थोड़ा सा बायोगैस प्लांट के बारे में बताया. 3 टैंक होते हैं, एक में गांव वाले गोबर डाल देते हैं, फिर वो रबकता हुआ सेकंड टैंक में आ जाता है. मिथेनोजेंस पहले से उसमें मौजूद होते हैं, तो बायोगैस बनती है, उस बायोगैस को आउटलेट से कवर कर लिया जाता है. जो गोबर है बाकी का जो बच जाता है स्पेंट स्लरी, उसे भी गाँव वाले इस्तेमाल कर लेते हैं खाद के तौर पर. तो अगर गोबर को उपले कंडे बना के, काउडंग केक बना के इस्तेमाल किया जाएगा, 6 से 8 किलो कैलोरी हमें कैलोरिक वैल्यू मिलती है उसकी गोबर की.
जबकि जो अगर हम बायोगैस बना के इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 45 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ फ्यूल हमें मिलती है। तो कैलोरिफिक वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है फ्यूल की, और एज अ मैन्योर भी इस्तेमाल करने को मिलता है, और पॉल्यूशन भी नहीं होता। कुल मिला के बहुत बेहतर है कि गोबर को बायोगैस में कन्वर्ट करके फिर इस्तेमाल किया जाए। 10th वेंथ में आपने ये वाली बातें सुनी होंगी। एक पॉइंट हम इसमें ये भी याद कर लेते हैं, बायोगैस प्लांट के जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने दिया है। 10 से 15 फीट गहरा एक कंक्रीट का टैंक बनाया जाता है इन विच द बायोवेस्ट आर कलेक्टेड एंड द स्लरी ऑफ डंग इज फेड। अ फ्लोटिंग कवर यहाँ दिखाया हुआ है कि यहाँ गोबर डाला जाता है, फिर वो इधर आ जाता है, यहाँ फिर बायोगैस बनती है, ये ऊपर निकलने लगता है कवर, यहीं से कवर कर लिया जाता है बायोगैस को, और जो बचा हुआ गोबर है वो यहाँ से निकाल के गाँव वाले मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। Placed over the slurry which keeps on raising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity। इसकी बात हो रही है। The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses। The spent slurry इधर is removed through another outlet and may be used as fertilizer। Cattle dung is available in large quantities in rural areas where cattle are used for a variety of purposes। इसलिए गांव देहात में ही बनाए जाते हैं बायोगैस प्लांट। So biogas plants are more often built in the rural areas। The biogas thus produced is used for cooking and lighting। The picture of biogas plant is shown in figure। The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute। इन लोगों इस डिपार्टमेंट ने बनाए हैं बायोगैस प्लांट, and Khadi and Village Industries Commission। If your school is situated in a village or near a village, it would be very interesting to inquire if there are any biogas plant nearby। Visit the biogas plant and learn more about it from the people who are actually managing it। Microbes and biocontrol agents। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स एंड बायोकंट्रोल एजेंट। इस टॉपिक में बताया गया है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आज की डिमांड भी है, बेहतर भी है। इन्हें बायो कंट्रोल एजेंट्स कहा जाता है। नीट एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछी जाती है बायो कंट्रोल एजेंट्स की। वैसे तो जैसे खेत को कोई भी, खेत में जो फसल हमारी है उससे कोई भी चीज़ नुकसान पहुंचा रही है वो पेस्ट कहलाती है। पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहलाते हैं पेस्टिसाइड्स। शॉर्ट टर्म में बेनिफिट है कि आपकी फसल नुकसान पहुंचने से बच जाती है, लेकिन केमिकल्स के लगातार लंबे टाइम के इस्तेमाल करने से हमारी सॉइल की पीएच खराब होने लगती है और ऑफकोर्स फसल पे ही फर्क पड़ता है। तो बेहतर है कि इनको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही रोका जाए। ये कहलाते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। जैसे कि लेडी बर्ड बीटल को इस्तेमाल किया जाता है एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए, ड्रैगन फ्लाइज को इस्तेमाल किया जाता है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए, बैसिलस thuringiensis के स्पोर इस्तेमाल किए जाते हैं बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए। इधर आप बायोटेक में सुनेंगे कॉटन बॉल वॉर्म्स को भी कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है, इसके जीन को कॉटन प्लांट में इंसर्ट करा दिया गया। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि मिट्टी में मौजूद होता है। अगर ये मौजूद है खेत में तो फिर बहुत सारे और दूसरे माइक्रोब्स फंगस हमारी प्लांट्स को रूट से नुकसान नहीं पहुंचा पाते, रूट इकोसिस्टम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिए बैक्यूलो वायरस की दी है, एक न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस है जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है। जिस इलाके में इन वायरसेस को छोड़ा जाता है तो ये इंसेक्ट्स और कुछ दूसरे आर्थ्रोपोड्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और नॉन टारगेट एनिमल्स को, नॉन टारगेट इंसेक्ट को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हम मौजूद मैमल्स, फिश, बर्ड्स वगैरह को, प्लांट्स को कोई दिक्कत ये नहीं देते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे कॉकिनियल इंसेक्ट था, कैक्टस प्लांट को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कंट्रोल करते हैं तो वो बायो कंट्रोल एजेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल से नीट में सवाल आ रहा है। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड for controlling plant diseases and the pest। The use of biological method for controlling the plant diseases and pest is known as biocontrol। In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by use of insecticide and pesticide। These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike, and have been polluting our environment, soil, groundwater, fruit, vegetables and crop plants। Our soil is also polluted through our use of weedicides and remove weeds। तो अब biocontrol of pest and disease की बात होगी। In agriculture, there is method of controlling the pest that relies on natural predation rather than introducing chemical। A key belief of the organic farmer, यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी बात की ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अगर एक ऐसी खेती बाड़ी है इसके अंदर मिनिमम या ना के बराबर यूज़ हो केमिकल्स का और मेनली इसमें ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर्स का बिलीव है कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी लिविंग बींग्स की उतना ही हेल्दी, उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम होगा। यहाँ से एक सवाल बन सकता है, अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर
इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, जितनी ज़्यादा वाइड वैरायटी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उतना ही हेल्दी इकोसिस्टम होगा। द मोर वैरायटी अ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़, जितनी ज़्यादा वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी जगह पर मौजूद होगी वो उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही सस्टेनेबल होगा। The organic farmer therefore works to create a system where insects that are sometimes called pests are not eradicated। तो ऑर्गेनिक फार्मर भी एक कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि पेस्ट हैं उनको पूरे तरीके से एरेडिकेट ना किया जाए। फिर आगे ये भी कहते हैं और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप सबको ख़त्म कर सकें, और सबको ख़त्म करने के चक्कर में और ऐसा अक्सर होता है कि वो भी नुक्स मर जाते हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी फसल को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, but instead are kept at manageable levels by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem. Contrary to the conventional farming practices which often use chemical method to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, मतलब ऐसी एक तरफ से ताबड़तोड़ सबको। This is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of the interaction between the myriad of organisms, the variety of the organisms that constitute the field flora and fauna, flora plants, fauna animals. The organic farmer holds the view that the eradication of these creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable. ऑर्गेनिक फार्मर का ये व्यू है कि ना तो आप इन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर ही सकते हैं पेस्ट को खेत में से, और ना इनकी ज़रूरत ही होती है पूरी तरीके से ख़त्म करें, आप इन्हें मैनेजेबल लेवल पर रखें तो भी काम चल जाएगा। फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। आप इन्हें मारेंगे और जिसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनके लिए होस्ट हैं या पैरासाइट हैं जिनके लिए, वो भी मरने लगेंगे दूसरे, जो उसकी वजह से हमारी खेत को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचेगा। Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticide. An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms and inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycle, patterns of the feeding and the habitat that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको जितने भी प्रेडेटर और पेस्ट खेत में और उसके आसपास पाए जाते हैं उन सब की लाइफ साइकिल को समझने की ज़रूरत है, और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप सबको एक तरफ से नहीं मारेंगे तो उससे हेल्दी इकोसिस्टम बनेगा जिससे आपकी फसल की पैदावार भी और अच्छी हो जाएगी। द वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड बीटल, इसे इस्तेमाल किया था एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाइज, इन्हें इस्तेमाल किया था मॉस्कीटो को कंट्रोल करने के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट में इन्होंने बात की बैक्टीरिया की, उसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसके स्पोर बाजार में अवेलेबल हैं, इनको खेतों में छिड़क दिया जाता है टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर। These are available in sachet as dried spore which are mixed with water and spread onto vulnerable plants such as brassica and fruit trees, brassica और fruit trees को बचाने के लिए। Where these are eaten by the insect larva, in the gut of the larva the toxin release and the larva get killed। इधर बायोटेक के अंदर भी आप इसे पढ़ेंगे कि ये जो बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis ये ऐसा प्रोटीन ऐसा टॉक्सिन बनाता है जिससे खुद तो नहीं मरता कि इनएक्टिव फॉर्म रिलीज करता है, लेकिन जब इंसेक्ट की बॉडी में जाता है तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल की अलग अलग पीएच की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है, इसके मिड गट के एपिथेलियल सेल्स को तोड़ देता है, इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल ही टूट जाएगी तो ऑफकोर्स फिर वो भी मर जाएगा। द बैक्टीरियल डिजीज विल कीप द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड। द बैक्टीरियल किल द कैटरपिलर्स, ये बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड। Because of the development of method of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin gene into plants. The BT corn बनाया गया, BT corn बनाया गया। Such plants are resistant to attack by insect pests. BT cotton is one such example which is being cultivated in some states of our country. You will learn more about this in chapter 10. A biological control being developed for use in the treatment of the plant disease, the fungus Trichoderma पूरा नाम है इसका हार्जियानम। उधर माइक्रोब में शुरुआत में आपने सुना था ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, उससे साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग मिलती है, ये ट्राइकोडर्मा हार्जियानम। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दे आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन, तो अगर मिट्टी मौजूद है तो बहुत सारे पैथोजन फंजाई प्लांट को नुकसान रूट्स के जरिए नहीं पहुंचा पाते। बैक्टीरियोवायरसेस की तारीफ हुई है यहाँ लास्ट में, ये भी एक बेहतरीन बायोकंट्रोल एजेंट है।
आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, ये अटैक करते हैं इंसेक्ट्स पर और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर. द मेजोरिटी ऑफ द बैक्यूलोवायरस यूज द बायोकंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जीनस नेम इनका ये है. दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक, एक शानदार लाइन. नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है. They have been shown to have no negative impact on the plants, mammals, birds, fish, and even non-target insects. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program. पैक्यूलोवायरस को खासतौर से वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को बचाना होता है. इंटीग्रेट मतलब जॉइंटली पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में, या फिर कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया अगर ट्रीट किया जा रहा है जहाँ ऑलरेडी डाइवर्सिटी काफ़ी कम है, तो उस जगह पर आप केमिकल्स लगाकर चांस नहीं ले सकते. बैक्यूलोवायरस के जरिए बाकी को बचाया जा सकता है. दो केसेस में इस्तेमाल किया जाता है. व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड. माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर. बायोफर्टिलाइजर्स उन माइक्रोब्स को कहते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन से. तो इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, और फंजाई मतलब इन द फॉर्म माइक्रोराइजर. तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर साथ पाए जाते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ पाए जाते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन फिक्स करके. इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया है, एनाबेना है, ओलोसेरा है, नोस्टॉक है, ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन फिक्स करके. और इसके अलावा माइक्रोराइजा है. माइक्रोराइजा में जो फंगल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, ज़मीन में से मिनरल खींच के लेकर आता है, स्पेशली फॉस्फेट. सॉइल प्लांट को देगा, प्लांट को मिनरल मिलेंगे और जाहिर सी बात है बढ़िया से फोटोसिंथेसिस करेगा वो. और दूसरा ये है कि ज़मीन से पानी भी खींच के लेकर आता है प्लांट के लिए, तो प्लांट को ड्रॉट जैसी कंडीशन में सर्वाइव करने का मौका मिलता है, बढ़िया से उसकी ग्रोथ होती है क्योंकि अच्छे उसे मिनरल लगातार मिल रहे होते हैं. डिजीज रेजिस्टेंट भी हो जाता है वो. विद अवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ द कंसर्न. द यूज ऑफ केमिकल्स fertilizer to meet the ever increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution. Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of the chemical fertilizers, and there is a large pressure to switch to organic farming. The use of biofertilizers. Biofertilizers are the organisms that enrich the nutrient quantity of the soil. The main sources of the biofertilizer are bacteria है इसमें, cyanobacteria और fungi. Fungi से मतलब mycorrhiza से. You have studied about the nodules on the roots of the leguminous plant formed by the symbiotic association of the rhizobium. तो roots of the leguminous plants में आपको मिल जाएंगे rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms, which is used by the plant as nutrient. Other bacteria that can fix atmospheric nitrogen while free living, ये ऐसी मिट्टी में पड़े रहते हैं, किसी पेड़ से जुड़े हुए नहीं है. उसमें दो नाम याद कर लीजिए आप, एजोस्प्रिलम, एजोटोबैक्टर. तो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है. फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोस्प्रिलम, एजोटोबैक्टर. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, जो कि पाया था रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में, thus enriching the nitrogen content of the soil. Fungi are also known to form symbiotic association with plants. ये कहलाएगा फिर mycorrhiza. Many members of the genus Glomus फॉर्म माइक्रोराइजा. यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल कवर किए. माइक्रोराइजा भी दरअसल दो तरीके होते हैं, एक्टोमाइक्रोराइजा, एंडोमाइक्रोराइजा. इन्होंने एग्जाम्पल कवर की है ग्लोमस, ये आप याद कर लेंगे. एंडोमाइक्रोराइजा में है ये, उधर अमेनिटा एग्जाम्पल आया थी एक्टोमाइक्रोराइजा के अंदर. द फंगल सिम्बायोंट इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस. ये एक अच्छा सवाल. फास्फोरस वैसे तो नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट सभी, मेनली फास्फोरस, from the soil and passes it to the plant. Plants having such association so other benefits also. अब माइक्रोराइजा होने से प्लांट को और फायदे हो जाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उसके अंदर रूट बॉर्न पैथोजन के लिए, ज़्यादा बर्दाश्त कर पाता है उस सैलिनिटी और ड्रॉट को, और प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट भी बढ़ जाती है. कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज डज द फंगस डिराइव फ्रॉम दिस एसोसिएशन. 11th में आपने सुना है, प्लांट को रहने की जगह, फंगस को रहने की जगह मिल जाती है और खाना मिल जाता है, फूड एंड शेल्टर. साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen, जैसे कि एनाबेना और नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया. इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर. एनसीईआरटी में जनरल लाइन लिखी हुई है, पैडी फील्ड चावलों खेत में साइनोबैक्टीरिया बेहतरीन बायोफर्टिलाइजर है.
नाम से अगर सवाल आया तो आपको आंसर लगाना होगा ओलोसिरा। ओलोसिरा, कुछ किताबों में ऑसिलेटोरिया दे रखा है, ओलोसिरा बेहतर आंसर। ब्लू ग्रीन algae also add organic matter to the soil and increase its fertility. Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use these regularly in their field to replenish soil nutrients and to reduce the dependence on chemical fertilizer. आई होप कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूंगा और जल्दी ही हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के